डियर स्टूडेंट्स, क्यूजोपीडिया कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। हम सभी इस सूत्र को भले भांति जानते हैं कि सफलता की एक ही कुंजी है कठिन परिश्रम। लक्ष्य प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है एकाग्रचित्त होकर ज्ञानोपार्जन करना। एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत ग्रेजुएशन सीबीसीएस थर्ड सेमेस्टर में एसईसी यानी स्किल एनहांसमेंट कोर्स में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना है। यह ऐसा कोर्स है जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और स्नातक थर्ड सेमेस्टर में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये कोर्स में भी है। तो इसी से संबंधित 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनाया गया है जो सभी विद्यार्थियों के हित में है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला यूनिट है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका पहला प्रश्न है कि संप्रेषण प्रक्रिया में नॉइज का तात्पर्य क्या है। हम सभी लोग जानते हैं कि संप्रेषण का जो अर्थ होता है वह होता है कि अपने विचार, भावना या जानकारी को किसी दूसरे तक पहुंचाना। जब कोई व्यक्ति बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से अपनी बात किसी और को समझाता है तो उसे संप्रेषण कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि केवल ध्वनि है या तकनीकी बाधा है या संप्रेषण में किसी प्रकार की बाधा है या भाषाई त्रुटि है। इसका सही उत्तर है सी यानी कि संप्रेषण में किसी भी प्रकार की बाधा। दूसरा प्रश्न है कि एनकोडिंग का सही अर्थ क्या है। संदेश को ग्रहण करना, संदेश को प्रतिक्रिया देना, विचारों को प्रतीकों में बदलना, अर्थ की व्याख्या करना। इसका सही उत्तर है सी यानी कि विचारों को प्रतीकों में बदलना। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन सा संप्रेषण का आवश्यक तत्व नहीं है। सेंडर, चैनल, फीडबैक या ग्रामर। इसका सही उत्तर है डी यानी कि ग्रामर। चौथा प्रश्न है कि संप्रेषण का चक्रीय मॉडल किसने दिया। अरिस्टोटल, सैनन वेबर, विल्बर स्क्रैम या बर्लो। इसका सही उत्तर है सी यानी कि विल्बर स्क्रैम। पांचवा प्रश्न है कि वनडे कम्युनिकेशन का प्रमुख दोष है। क्या दोष है। समय की अधिक खपत, प्रतिक्रिया का अभाव, भाषा की कठिनाई या तकनीकी निर्भरता। इसका सही उत्तर है बी प्रतिक्रिया का अभाव। अगला प्रश्न है कि संप्रेषण प्रक्रिया में चैनल का तात्पर्य क्या है। संदेश का स्रोत, संदेश का माध्यम, संदेश की प्रतिक्रिया या संदेश की व्याख्या। इसका सही उत्तर है बी यानी कि संदेश का माध्यम। सातवां प्रश्न है कि शैनन वेबर मॉडल की प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है। तकनीकी पक्ष पर अधिक बल, प्रतिक्रिया का अभाव, सांस्कृतिक तत्वों की उपेक्षा या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी यानी कि उपर्युक्त सभी। आठवां प्रश्न है कि फीडबैक का अभाव संप्रेषण को बनाता है। क्या बनाता है। प्रभावी बनाता है कि द्विपक्षीय बनाता है कि अपूर्ण बनाता है कि औपचारिक बनाता है, क्या बनाता है। इसका सही उत्तर है सी यानी कि इसको अपूर्ण बनाता है। अगला प्रश्न है कि अरिस्टोटल का संप्रेषण मॉडल मुख्यतः केंद्रित है रिसीवर पर, चैनल पर, स्पीकर पर या कंटेक्स्ट पर। किस पर। इसका सही उत्तर है सी यानी कि स्पीकर पर। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का मनोवैज्ञानिक अवरोध है। शोर, दूरी, पूर्वाग्रह या तकनीकी खराबी। इसका सही उत्तर है सी यानी कि पूर्वाग्रह। 11वां प्रश्न है कि सेमांटिक नॉइज का संबंध क्या है। ध्वनि से, भाषा एवं अर्थ से, तकनीक से या वातावरण से। इसका सही उत्तर है बी यानी कि भाषा एवं अर्थ से।
12वां प्रश्न है कि संप्रेषण की प्रभावशीलता सर्वाधिक किस पर निर्भर करती है? संदेश की लंबाई पर, माध्यम की लागत पर, प्रेषक और ग्रहणकर्ता की समझ पर या भाषा की कठिनाई पर? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि प्रेषक और ग्रहणकर्ता की समझ पर। 13वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मल कम्युनिकेशन का उदाहरण है? मित्रों की बातचीत, व्हाट्सएप चैट, कार्यालय परिपत्र या व्यक्तिगत पत्र? इसका सही उत्तर है सी, कार्यालय परिपत्र। 14वां प्रश्न है कि संप्रेषण में कंटेक्स्ट से आशय है। क्या आशय है? केवल स्थान, केवल समय, परिस्थिति और वातावरण या केवल विषय? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि परिस्थिति और वातावरण। 15वां प्रश्न है कि टू वे कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? गति है कि लचीलापन है कि त्वरित प्रतिक्रिया है कि औपचारिकता है? क्या है? इसका सही उत्तर है सी, त्वरित प्रतिक्रिया। 16वां प्रश्न है कि बर्लो का एसएमसीआर मॉडल किस पर विशेष बल देता है? तकनीकी माध्यम, स्रोत और संदेश के गुण, शोर या सामाजिक संरचना किस पर? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि स्रोत और संदेश के गुण पर विशेष बल देता है। अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कटसी और कम्प्लेक्सिटी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि कम्प्लेक्सिटी। 18वां प्रश्न है कि नॉइज यदि पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो संप्रेषण क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा कि पूर्णतः त्रुटि रहित होगा या अधिक प्रभावी होगा या अप्रासंगिक हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अधिक प्रभावी होगा। 19वां प्रश्न है कि संप्रेषण को एक डायनेमिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल मौखिक होता है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, यह लिखित होता है या यह तकनीकी है? क्या है? इसका ही सही उत्तर है बी, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 20वां प्रश्न है कि एनकोडिंग और डिकोडिंग का संबंध किससे है? भाषा से है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से है, तकनीकी माध्यम से है या प्रतिक्रिया से है? किससे है? इसका सही उत्तर है बी, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से। 21वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संप्रेषण का सामाजिक कार्य है? सूचना देना, संबंध स्थापित करना, मनोरंजन करना या उपर्युक्त सभी? इसका सही उत्तर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? क्या कहा गया, कैसे कहा गया, कब कहा गया या कहां कहा गया? इसका सही उत्तर है बी, कैसे कहा गया। 23वां प्रश्न है कि वन वे कम्युनिकेशन उपयुक्त माना जाता है। किसमें उपयुक्त माना जाता है? जटिल समस्याओं में, आपातकालीन आदेशों में, विचार विमर्श में या प्रशिक्षण में? किसमें उपयुक्त माना जाता है वन वे कम्युनिकेशन? इसका सही उत्तर है आपका बी, आपातकालीन आदेशों में। 24वां प्रश्न है कि संप्रेषण का सबसे अमूर्त यानी कि अब्स्ट्रैक्ट तत्व है। कौन सा तत्व है? संदेश है कि माध्यम है कि अर्थ है कि प्रतिक्रिया है? कौन सा अमूर्त तत्व है? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि अर्थ। 25वां प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण का अंतिम परीक्षण है। क्या परीक्षण है? संदेश का भेजा जाना, भाषा की शुद्धता, अपेक्षित प्रतिक्रिया या माध्यम का चयन? इसका सही उत्तर है सी, अपेक्षित प्रतिक्रिया। 26वां प्रश्न पढ़ना है यूनिट 2 में वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
इसका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अंग नहीं है? प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, फोनेटिक्स या हैप्टिक्स? इसका सही उत्तर है सी, फोनेटिक्स। अगला प्रश्न है कि आई कंटेक्ट किसका भाग है? क्रोनेमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज या प्रोक्सेमिक्स? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि काइनेसिक्स। अगला प्रश्न है कि आवाज का उतार चढ़ाव किस श्रेणी में आता है? काइनेसिक्स में आता है कि पैरालैंग्वेज में आता है कि प्रोक्सेमिक्स में आता है या सेमांटिक्स में आता है? किस में आता है आवाज का उतार चढ़ाव? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि पैरालैंग्वेज के अंतर्गत आता है। 29वां प्रश्न है कि मौखिक संप्रेषण की प्रमुख विशेषता क्या है? स्थायित्व है कि तात्कालिकता है कि औपचारिकता है कि दस्तावेजीकरण है? क्या है? इसका सही उत्तर है बी, तात्कालिकता। 30वां प्रश्न है कि साइलेंस किस प्रकार का संप्रेषण है? वर्बल है कि रिटन है कि नॉन वर्बल है कि विजुअल है? कैसा है साइलेंस का संप्रेषण? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि नॉन वर्बल। अगला प्रश्न है, पढ़ना है यूनिट 2 में कि वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका पहला प्रश्न है कि काइनेसिक्स शब्द का संबंध किस प्रयोग से है? किससे है? समय के प्रयोग से, स्थान के प्रयोग से, शारीरिक गतियों से या स्पर्श से? इसका सही उत्तर है सी, शारीरिक गतियों से। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पैरालैंग्वेज का उदाहरण नहीं है? पिच, टोन, वॉल्यूम या वोकाबुलरी? इसका सही उत्तर है डी, वोकाबुलरी। 33वां प्रश्न है कि संप्रेषण में प्रोक्सेमिक्स मुख्यतः अध्ययन करता है संकेतों का, सांस्कृतिक शब्दों का, व्यक्तिगत दूरी का या समय प्रबंधन का? इसका सही उत्तर है सी, व्यक्तिगत दूरी का। 34वां प्रश्न है कि लिखित संप्रेषण की तुलना में मौखिक संप्रेषण की कमजोरी है। कौन सी कमजोरी है? ऑप्शन है कि त्वरित प्रतिक्रिया, स्थायित्व का अभाव, भावनात्मक अभिव्यक्ति या सरलता? इसका सही उत्तर है बी, स्थायित्व का अभाव। 35वां प्रश्न है कि हैप्टिक्स का संबंध किससे है? दृष्टि से, स्पर्श से, ध्वनि से या समय से? इसका सही उत्तर है बी, स्पर्श से। 36वां प्रश्न है कि नॉन वर्बल संकेतों का प्रभाव सबसे अधिक होता है केवल औपचारिक वार्ता में, केवल लिखित संप्रेषण में, भावनात्मक स्थितियों में या तकनीकी संप्रेषण में? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि भावनात्मक स्थितियों में। 37वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का दोष है? लचीलापन, तात्कालिकता, विकृति की संभावना या प्रभावशीलता? इसका सही उत्तर है सी, विकृति की संभावना। 38वां प्रश्न है कि क्रोनेमिक्स संबंधित है शारीरिक भाषा से, समय के उपयोग से, स्थान के उपयोग से या आवाज के उतार चढ़ाव से? इसका सही उत्तर है बी, समय के उपयोग से। प्रश्न संख्या 39, जब शब्द और हाव भाव परस्पर विरोधी हो तो श्रोता अधिक विश्वास करता है। किस पर करता है? शब्दों पर करता है या लिखित संदेश पर करता है या नॉन वर्बल संकेतों पर करता है या संप्रेषक के पद पर करता है? किस पर विश्वास करता है अधिक? इसका सही उत्तर है सी, नॉन वर्बल संकेतों पर। 40वां प्रश्न है कि प्रभावी मौखिक संप्रेषण के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है?
लंबा भाषण, जटिल शब्दावली, स्पष्ट उच्चारण या तकनीकी ज्ञान। इसका सही उत्तर है सी, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए प्रभावी मौखिक संप्रेषण के लिए। 41वां प्रश्न है कि फेशियल एक्सप्रेशन किस श्रेणी में आता है? पैरालैंग्वेज, प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स या क्रोनेमिक्स, चारों में से किस में आता है? इसका सही उत्तर है सी, काइनेसिक्स के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की प्रमुख विशेषता है। सार्वभौमिकता, पूर्ण स्पष्टता, लिखित प्रमाण या स्थायित्व। इसका सही उत्तर है ए, सार्वभौमिकता। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का संप्रेषण सांस्कृतिक भिन्नता से सबसे अधिक प्रभावित होता है? रिटन से होता है कि वर्बल से होता है कि नॉन वर्बल से होता है कि फॉर्मल से होता है? इसका सही उत्तर है सी, नॉन वर्बल। 44वां प्रश्न है कि टोन ऑफ वॉइस मुख्यतः किससे प्रभावित करता है? अर्थ को करता है कि व्याकरण को करता है कि भावना को करता है कि शब्द चयन को करता है? किसको प्रभावित करता है टोन ऑफ वॉइस? इसका सही उत्तर है सी, भावना को। हम किस टोन में बात कर रहे हैं यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक है व्यक्ति की भावना प्रभावित होती है। 45वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रभावी भाषण का गुण नहीं है? क्लैरिटी नहीं है कि रिलेवेंस नहीं है कि मोनोटोनी नहीं है कि कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, मोनोटोनी। अगला प्रश्न है कि जब वक्ता बहुत तेज बोलता है तो यह किसका दोष है? पिच का दोष है कि पेश का दोष है कि टोन का दोष है कि वॉल्यूम का दोष है? इसका सही उत्तर है बी, पेश का दोष है। 47वां प्रश्न है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे विश्वसनीय रूप माना जाता है? गेस्चर का, पोस्चर का, फेशियल एक्सप्रेशन का, साइलेंस का? इसका सही उत्तर है सी, फेशियल एक्सप्रेशन का। 48वां प्रश्न है कि साइलेंस को किस रूप में समझा जाता है? संप्रेषण का अभाव के रूप में या तकनीकी बाधा के रूप में या अर्थपूर्ण संप्रेषण के रूप में या त्रुटि के रूप में? इसका सही उत्तर है सी, अर्थपूर्ण संप्रेषण के रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौखिक संप्रेषण का सबसे बड़ा लाभ है? क्या लाभ है? अभिलेखीय प्रमाण, त्वरित स्पष्टीकरण, औपचारिकता या दीर्घकालिक प्रभाव? इसका सही उत्तर है बी, त्वरित स्पष्टीकरण। 50वां प्रश्न है कि प्रभावी संप्रेषण में शब्दों की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ता है? व्याकरण का, तर्क का, भाव और हाव भाव का या वाक्य संरचना का? इसका सही उत्तर है सी, भाव और हाव भाव का। यूनिट 3 के अंतर्गत पढ़ना है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। इसका पहला ही प्रश्न है कि सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग में क्या अनिवार्य है? केवल सुनना, प्रतिक्रिया देना, नोट बनाना या मौन रहना? मौन मतलब कि चुप रहना। इसका सही उत्तर है बी, प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न है कि स्किमिंग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गहन अध्ययन हेतु, शब्दार्थ खोजने हेतु, सामान्य विचार प्राप्त करने हेतु या आलोचनात्मक अध्ययन हेतु? इसका सही उत्तर है सी, सामान्य विचार प्राप्त करने हेतु। 53वां प्रश्न है कि प्रभावी लेखन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी विशेषता है? अलंकरण,
स्पष्टता या लंबाई या कठिन शब्दावली? इसका सही उत्तर है आपका बी, स्पष्टता होनी चाहिए। 54वां प्रश्न है कि भाषण कला में पिच संबंधित है गति से, स्वर की ऊंचाई से, उच्चारण से या शब्द चयन से? इसका सही उत्तर है बी, स्वर की ऊंचाई से। क्वेश्चन नंबर 55, रीडिंग कंप्रेहेंशन में सबसे पहले ध्यान दिया जाता है किस चीज पर? शब्दों पर या व्याकरण पर या केंद्रीय विचार पर या लेखक के जीवन पर? इसका सही उत्तर है आपका सी, केंद्रीय विचार पर। क्वेश्चन नंबर 56 में पढ़ना है। क्वेश्चन है कि क्रिटिकल लिसनिंग का मुख्य उद्देश्य है केवल सूचना प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, वक्ता के तर्कों का मूल्यांकन करना या शब्दों को याद रखना? इसका सही उत्तर है सी, वक्ता के तर्कों का मूल्यांकन करना। यह आपका यूनिट 3 के अंतर्गत है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। प्रश्न संख्या 57, प्रभावी श्रवण में सबसे बड़ी बाधा मानी जाती है शोर, पूर्वाग्रह, भाषा या दूरी? क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर है बी, पूर्वाग्रह। प्रश्न संख्या 58, स्पीकिंग स्किल में फ्लुएंसी का अर्थ है शुद्ध उच्चारण या भावपूर्ण अभिव्यक्ति या बिना अनावश्यक रुकावट के बोलना या उच्च शब्दावली? इसका सही उत्तर है सी, बिना अनावश्यक रुकावट के बोलना। फ्लुएंसी का मतलब भी होता है कि किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए किन पर? अलंकार पर या श्रोताओं पर या शब्दकोश पर या मंच सज्जा पर? इसका सही उत्तर है बी, श्रोताओं पर। श्रोता अगर बढ़िया है, सुनने वाला है, तब तो स्पीकिंग हमारा अच्छा रहेगा। यही प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 60, स्कैनिंग पठन कौशल का प्रयोग होता है मुख्य विचार जानने हेतु, गहन विश्लेषण हेतु, विशिष्ट सूचना खोजने हेतु या साहित्यिक आनंद हेतु? इसका सही उत्तर है सी, विशिष्ट सूचना खोजने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न, रीडिंग के दौरान शब्दों का संदर्भ से अर्थ निकालना क्या कहलाता है? स्किमिंग, इन्फेरेंसिंग, स्कैनिंग या पैराफ्रेसिंग? इसका सही उत्तर है बी, इन्फेरेंसिंग। अगला प्रश्न कि प्रभावी लेखन का पहला चरण माना जाता है, क्या माना जाता है? एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, प्लानिंग या प्रूफ रीडिंग? इसका सही उत्तर है सी, प्लानिंग होनी चाहिए। 63वां प्रश्न है कि कोहेरेंस का संबंध है वर्तनी से, वाक्यों के तार्किक क्रम से, शब्द चयन से या व्याकरण से? इसका सही उत्तर है बी, वाक्यों के तार्किक क्रम से। नेक्स्ट प्रश्न, लेखन में कंसाइसनेस का अर्थ है अलंकारिक भाषा या विस्तृत विवरण या कम शब्दों में स्पष्ट अभिव्यक्ति या कठिन शब्दावली? इसका सही उत्तर है सी, कम शब्दों में स्पष्ट अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न, भाषण के दौरान हाथों का अत्यधिक प्रयोग दर्शाता है, क्या दर्शाता है? आत्मविश्वास, स्पष्टता या घबराहट या प्रभावशीलता? इसका सही उत्तर है सी,
घबराहट। क्वेश्चन नंबर 66, लिसनिंग और हेयरिंग में मूल अंतर यह है कि दोनों समान हैं। लिसनिंग स्वैच्छिक है, हेयरिंग अभ्यास से आती है, या लिसनिंग शारीरिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है बी, लिसनिंग स्वैच्छिक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रभावी नोट्स बनाने की सर्वोत्तम विधि है पूरा भाषण लिखना, केवल शीर्षक लिखना, मुख्य बिंदु और संकेत शब्द, या उदाहरण छोड़ देना। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि मुख्य बिंदु और संकेत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग स्किल में ऑडियंस अवेयरनेस का अर्थ है। क्या अर्थ है? लेखक की जानकारी, पाठक की पृष्ठभूमि समझना, भाषा की कठिनाई, या लेख की लंबाई। इसका सही उत्तर है बी, पाठक की पृष्ठभूमि समझना। क्वेश्चन नंबर 69, भाषण में पॉज का प्रयोग किया जाता है भूल छिपाने हेतु, समय बढ़ाने हेतु, प्रभाव और स्पष्टता के लिए, या भाषा सुधार हेतु। इसका सही उत्तर है सी, प्रभाव और स्पष्टता के लिए। 70वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एकेडमिक राइटिंग का गुण नहीं है? ऑब्जेक्टिविटी, क्लैरिटी, पर्सनल बायस, या लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका सही उत्तर है सी, पर्सनल बायस। 71वां प्रश्न है कि पैराफ्रेजिंग का सही अर्थ है शब्दतः नकल करना, अर्थ बदले बिना पुनर्लेखन, संक्षेप लेखन, या आलोचनात्मक लेखन। इसका सही उत्तर है बी, अर्थ बदले बिना पुनर्लेखन करना। अगला प्रश्न है कि लिसनिंग प्रोसेस का अंतिम चरण क्या है? रिसीविंग, इंटरप्रेटिंग, रिस्पॉन्डिंग, या रिमेंबरिंग। इसका सही उत्तर है सी, रिस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 73, प्रभावी लेखन में अनुच्छेद की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति होती है। क्या होती है? अंतिम पंक्ति, उदाहरण, या टॉपिक सेंटेंस, या निष्कर्ष। इसका सही उत्तर है सी, टॉपिक सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 74, स्पीकिंग स्किल में आर्टिकुलेशन का संबंध है किससे है? गति से, भाव से, या शब्दों के स्पष्ट उच्चारण से, या स्वर की ऊंचाई से। इसका सही उत्तर है सी, शब्दों के स्पष्ट उच्चारण से। क्वेश्चन नंबर 75, रीडिंग स्किल का सबसे उच्च स्तर माना जाता है इंटेंसिव रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है एक्सटेंसिव रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल रीडिंग, चौथा ऑप्शन है लाउड रीडिंग। क्या सबसे उच्च स्तर माना जाता है रीडिंग स्किल में? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि क्रिटिकल रीडिंग होनी चाहिए। यूनिट 4 में पढ़ना है स्टूडेंट को प्रोफेशनल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। इसका पहला प्रश्न है कि ईमेल लेखन में सब्जेक्ट लाइन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? अभिवादन करना, या पहचान बनाना, या विषय का संक्षेप में लिखना, या औपचारिकता करना। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि विषय को संक्षेप में लिखना। क्वेश्चन नंबर 77, रिज्यूम का प्रमुख उद्देश्य है आत्मकथा लिखना, योग्यता का संक्षेप प्रस्तुतिकरण, या अनुभव का विस्तृत विवरण, या प्रमाण पत्र संलग्न करना। रिज्यूम बनाया जाता है जब कहीं दिया जाता है किसी कंपनी में नौकरी के लिए, तो वहां पर रिज्यूम बना करके आदमी देता है, यानी कि हमने अपने जीवन में क्या क्या किया है उसका एक संक्षेप में वही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है आपका
बी यानी कि योग्यता का संक्षेप प्रस्तुतिकरण करना। 78वां प्रश्न है कि डिजिटल संप्रेषण में सबसे बड़ा जोखिम है, क्या रिस्क है? गति, पहुंच, गोपनीयता या बहुभाषिकता। इसका सही उत्तर है सी यानी कि गोपनीयता। अगला प्रश्न है कि इंटरव्यू में स्टार तकनीक का प्रयोग होता है भाषा सुधार हेतु, अनुभव प्रस्तुति हेतु, प्रश्न पूछने हेतु या बॉडी लैंग्वेज हेतु। इसका सही उत्तर है बी यानी कि अनुभव प्रस्तुति हेतु। क्वेश्चन नंबर 80, पावर पॉइंट प्रस्तुति में सबसे प्रभावी स्लाइड होती है। किस प्रकार की स्लाइड सबसे प्रभावशाली मानी जाती है? पीपीटी में यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अधिक टेक्स्ट वाली या केवल चित्र वाली या संतुलित टेक्स्ट व विजुअल वाली या केवल बुलेट पॉइंट वाली। इसका सही उत्तर है सी यानी कि संतुलित टेक्स्ट होनी चाहिए और विजुअल वाली होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 में 4 यूनिट में क्वेश्चन है प्रोफेशनल एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ग्रुप डिस्कशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत ज्ञान का प्रदर्शन करना या नेतृत्व थोपना या विचारों का सामूहिक मूल्यांकन करना या बहस जीतना। इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, इसलिए कि विचारों का सामूहिक मूल्यांकन किया जाता है ग्रुप डिस्कशन में। इसका सही उत्तर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ग्रुप डिस्कशन में सबसे नकारात्मक व्यवहार क्या माना जाता है? सहमति प्रकट करना या दूसरों को बीच में रोकना या उदाहरण देना या प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर है बी यानी कि दूसरों को बीच में रोकना। क्वेश्चन नंबर 83, प्रभावी प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन की पहली आवश्यकता है सजावटी स्लाइड, स्पष्ट उद्देश्य, लंबी भूमिका या कठिन शब्दावली। इसका सही उत्तर है बी यानी कि स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए पीपीटी में। क्वेश्चन नंबर 84, पावर पॉइंट स्लाइड में आदर्श टेक्स्ट मात्रा मानी जाती है पूरा पैराग्राफ, केवल चित्र, संक्षिप्त बिंदु यानी कि की पॉइंट्स या तकनीकी विवरण। इसका सही उत्तर है सी यानी कि संक्षिप्त बिंदु होनी चाहिए। मेन पॉइंट एक्चुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड में बनाई जाती है और उसी को फिर आदमी अपने शब्दों में व्याख्या करता है, उसको डिटेल में बताता है, तो वहां पर सिर्फ की पॉइंट ही लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 85, कि सोशल मीडिया कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या विशेषता है? औपचारिकता, एक तरफा संप्रेषण, त्वरित प्रतिक्रिया या सीमित पहुंच। सोशल मीडिया सबको परिचित है, इसका सही उत्तर है आपका सी यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया करना। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन नेटिक्विटी का उल्लंघन है? स्पष्ट विषय पंक्ति, ऑल कैप्स में लिखना, संक्षिप्त भाषा या सम्मानजनक शब्द। इसका सही उत्तर है बी ऑल कैप्स में लिखना, यह है नेटिक्विटी का उल्लंघन। क्वेश्चन नंबर 87, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है भावनात्मकता को, स्पष्टता और शिष्टाचार को, व्यक्तिगत संबंधों को या अनौपचारिक भाषा को। इसका सही उत्तर है बी स्पष्टता और शिष्टाचार को। क्वेश्चन नंबर 88, औपचारिक कार्यालय ईमेल में सबसे पहले आता है सिग्नेचर, सब्जेक्ट, अटैचमेंट या सीसी, मतलब कि कॉपी। इसका सही उत्तर है बी यानी कि सब्जेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का सर्वोत्तम उपाय माना जाता है, क्या माना जाता है?
टकराव से बचना, प्रभुत्व स्थापित करना, खुला और संवादात्मक समाधान या निर्णय टालना। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि खुला और संवादात्मक समाधान सर्वोत्तम उपाय माना जाता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। क्वेश्चन नंबर 90, कार्यस्थल पर संघर्ष का सबसे सामान्य कारण है भाषा, संसाधनों की कमी या गलत संप्रेषण या तकनीकी समस्या। इसका सही उत्तर है सी, गलत संप्रेषण। अगला प्रश्न है कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी चुनौती है समय प्रबंधन का, तकनीकी अंतर का, सांस्कृतिक भिन्नता की गलत व्याख्या करने का या शब्दावली का। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सांस्कृतिक भिन्नता की गलत व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों में आई कांटेक्ट का अर्थ होता है। आई कांटेक्ट हमेशा समान, केवल सकारात्मक, संस्कृति के अनुसार भिन्न या केवल नकारात्मक। इसका सही उत्तर है सी, संस्कृति के अनुसार भिन्न। क्वेश्चन नंबर 93, वर्क प्लेस में फीडबैक का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आलोचना करना, दोष निकालना, प्रदर्शन सुधारना या दंड देना। फीडबैक क्यों दिया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि प्रदर्शन सुधारना। अगर कोई व्यक्ति गलत बता रहा है, चाहे गलत तरह से कम्युनिकेशन किया है, तो फीडबैक दिया जाता है इसलिए ताकि वह प्रदर्शन सुधार सके। क्वेश्चन नंबर 94 कि प्रभावी सोशल मीडिया पोस्ट का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है लंबाई, आकर्षक और स्पष्ट संदेश या जटिल भाषा या तकनीकी शब्द। क्या है सोशल मीडिया पोस्ट का? इसका सही उत्तर है बी, यानी कि आकर्षक और स्पष्ट संदेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे विश्वसनीय नॉन वर्बल संकेत माना जाता है। क्या माना जाता है? हाथों की गति, आई कांटेक्ट, चलना या कपड़े। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि आई कांटेक्ट होना चाहिए नॉन वर्बल संकेत में। क्वेश्चन नंबर 96, ग्रुप डिस्कशन में अच्छे श्रोता की पहचान है लगातार बोलना, नोट्स बनाना, दूसरों की बात को आगे बढ़ाना या विरोध करना। इसका सही उत्तर है सी, दूसरों की बात को आगे बढ़ाना। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 97 क्वेश्चन नंबर, नेटिक्विटी का मूल सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? तेज प्रतिक्रिया, डिजिटल माध्यम में शिष्टाचार, तकनीकी दक्षता या गोपनीयता भंग। इसका सही उत्तर है बी, डिजिटल माध्यम में शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 98, कार्यस्थल पर एसर्टिव कम्युनिकेशन का अर्थ है आक्रामक बोलना, चुप रहना, सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना या आदेश देना। इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सम्मान पूर्वक अपनी बात रखना। यह है असर्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 99, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन में सफलता का प्रमुख सूत्र है। कौन सा सूत्र है? अपनी संस्कृति थोपना, केवल भाषा सीखना, सांस्कृतिक संवेदनशीलता या औपचारिकता। इसका सही उत्तर है सी, सांस्कृतिक संवेदनशीलता। 100 यानी कि 100 प्रश्न। सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रभावी पेशेवर संप्रेषण का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन है प्रभाव जमाना, सूचना देना, पारस्परिक समझ और कार्य सफलता या औपचारिकता निभाना। 4 में से कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसका सबसे प्रमुख आंसर है, सही आंसर है सी, यानी कि पारस्परिक समझ और कार्य सफलता। ये 100 क्वेश्चन बनाए गए थे स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपने ज्ञान के प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते रहें,
ईश्वर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।